किसी भी वेबसाइट की सक्सेस में डोमेन नेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन कई बार मनपसंद डोमेन नेम नहीं मिलने से हम डॉट कॉम की जगह पर दूसरी टीएलडीज ले लेते हैं, जैसे कि डॉट नेट, डॉट ओआरजी या फिर डॉट एक्स वाई जेड। लेकिन क्या इस तरह के डोमेन नेम हमें लेने चाहिए, और क्या इस तरह के टीएलडीज भी डॉट कॉम जितने पावरफुल हैं? तो ये सवाल एक यूजर ने रेडिट पर पूछा था। मैं आपको यहाँ पर सवाल दिखा देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसने पूछा था कि क्या अगर उसके जो डोमेन नेम लेना चाहता था वो ऑलरेडी किसी ने लेके रखा हुआ था, डॉट कॉम वर्जन उसका, और वो बस पिछले 10 सालों से उसने लेके रखा था। तो इस बंदे ने जो पूछा था वो ये था कि क्या मैं इसको हाइफन लगा के नाम के साथ यूज कर सकता हूँ? और यहाँ पर इसने एक चीज और भी बोली थी कि गूगल के पास भी जो है एक डॉट एक्स वाई जो डोमेन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आई सा गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट यूज्ड इट फॉर देयर वेबसाइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो वेबसाइट है abc.xyz। तो गूगल के पास भी डॉट एक्स वाई जेड डोमेन है, बट अभी ये बंदे का क्या कहना है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि एक्स वाई जेड जो एक टीएलडी है वो स्पैम कंसीडर किया जाता है, कंसीडर स्पैम, और या फिर एआई इसको माना जाता है। इस पर जॉन म्यूलर ने एक आंसर दिया है, काफ़ी डिटेल्ड आंसर ये यहाँ पर है। यहाँ पर मैं इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ जो रेफरेंसेस जॉन म्यूलर ने दिए हैं वो क्या है। डोंट पिक चीप डोमेन ऑन टीएलडीज ओवर विद स्पैम। इस तरह की टीएलडीज नहीं लेने चाहिए जो पहले से स्पैम माने जाते हैं। डोंट चूज चीप टीएलडीज, अवॉइड स्पैम रिस्क। तो ये आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं, तो उन्होंने गूगल करने को बोला है। ये वाइप आउट एनी साइट विद ऑन सीओसीसी, ये यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। द पेरिल्स ऑफ एन एक्स वाई जेड डोमेन, फिश फ्रेंडली डोमेन रजिस्ट्री डॉट टॉप पुट ऑन नोटिस, रेपुटेशन स्टैटिस्टिक्स रजिस्ट्रार एंड चार्ट्स। तो ये सारे जॉन म्यूलर ने कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं कि इन सभी के अंदर हमने बोला हुआ है कि स्पैमी डोमेन्स जो हैं वो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो जॉन म्यूलर ने इसके जवाब में कहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो ट्रेडिशनल टीएलडी में हाइफन लगाकर डोमेन नेम लेना ज्यादा सेफ है, बजाय किसी ऐसे टीएलडी के जो बार बार स्पैम और मिसयूज से जुड़ा हो। जॉन ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि सस्ते टीएलडीज पर गूगल खुद भी सख्त रहा है, यहाँ तक कि कुछ टीएलडीज को तो पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया है। ऐसे टीएलडीज पर नई वेबसाइट शुरू करने से इंडेक्सिंग स्लो हो सकती है, ईमेल्स रिजेक्ट हो सकते हैं, और यूजर जो है वो इस पर भरोसा भी नहीं करते। तो म्यूलर ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि अगर मुझे चुनना हो तो मैं हमेशा ट्रेडिशनल टीएलडी प्लस हाइफन को चूज कर लूंगा, बजाय किसी ऐसे टीएलडी के जो पहले से स्पैमी रेपुटेशन रखता हो। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि शुरुआत से ऐसा ब्रांड नेम चुने जिसके टीएलडी अवेलेबल हो। और यहाँ पर अब बात आती है कि गूगल के पास खुद डॉट एक्स वाई जेड जो है टीएलडी है। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि गूगल तो गूगल है, उस वो एक्स वाई जेड भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, बट जो म्यूलर ने क्लियर किया है कि अगर पहले से किसी टीएलडी पर इस तरह का एक टैग लगा रहता है या वो स्पैम होता रहता है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि गूगल भी इनके खिलाफ पहले एक तरह से एक्शन लेता रहा है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि जब इस बारे में स्टेटमेंट जो है बैरी ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया, तो एक यूजर यहाँ पर ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि मैं जॉन की एडवाइस से बिल्कुल अपोजिट जाऊंगा और मैं बहुत सारे ऐसे डोमेन्स जो हैं वो बनाने वाला हूं। तो यहाँ पर जॉन ने फिर थोड़ा और क्लैरिफाई किया कि what also got lost a bit that I'm saying .com, .net or bust, but specifically talking about abuse handling and significant spam on some TLDs. There are tons of non-traditional and good TLDs. यानी जॉन ने ये कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप .com या .net ही लें। मेरी कहने का मतलब यही था कि TLDs को उनको यूज ना करें जिसमें अब्यूज और स्पैम बहुत ज्यादा है, और ऐसे काफी सारे नॉन ट्रेडिशनल टीएलडीज हैं जो अच्छे हैं। तो असली पॉइंट ये है कि हर नया टीएलडी खराब नहीं है, हर .com भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। फर्क सिर्फ
सिर्फ जो है इस बात से पड़ता है कि आपने जो टीएलडी चूज़ किया है, तो आप उसको किस तरह से स्पैम और अब्यूज़ से बचा सकते हैं, या उसका रेपुटेशन पहले से खराब तो नहीं है। तो अगर आप नया डोमेन नेम लेने वाले हैं, तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके आप कोई ट्रस्टेड टीएलडी चूज़ कर सकते हैं, ताकि आप लंबे हेडेक से बचें। साथ ही म्यूलर ने तो यहाँ तक कहा है कि आप उसमें हाइफ़न लगा दें, 1 या 2 हाइफ़न लगा के भी यूज़ कर लें, बट उसमें कोशिश करें कि ऐसे टीएलडी ना लें, क्योंकि ये ब्रांड नेम जो है वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। हालाँकि उन्होंने किसी भी .net या .org को खराब नहीं कहा है। गूगल के लीड प्रोडक्ट मैनेजर लोगन किलपैट्रिक ने एक पोस्ट किया था, एक ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था google.com/ai। तो यहाँ पर एक यूज़र ने पूछा कि क्या ये डिफ़ॉल्ट होने वाला है? मतलब क्या ये डिफ़ॉल्ट एक्चुअल में होने वाला है? डिफ़ॉल्ट तो लोगन ने एक्चुअली इसका आंसर दे दिया कि सून, यानी कि हाँ, जल्दी ही ऐसा होने वाला है। तो ये मैसेज जब मैंने रीड आउट किया, तो मुझे भी बड़ा ये एक तरह से स्केरी टाइप ऑफ लगा कि क्या डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जितने भी गूगल पे जो ट्रेडिशनल रिजल्ट आते हैं वो सब गायब हो जाएँगे। तो मैंने भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, ये आप देख सकते हैं कि 7 सितंबर को पूछा था, यू मीन नो मोर 10 ब्लू लिंक्स, दिस कांट बी ट्रू, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हालाँकि बाद में फिर लोगन ने इसको चेंज किया, और हालाँकि लोगन के ये क्लैरिफिकेशन देने से पहले जो गूगल के ये जो वीपी हैं रोबी स्टेन, उन्होंने इसका आंसर दिया था, wouldn't read too much into this, we are focusing on making it easy to access AI mode for those who want it। ठीक है, यानी कि उनका मकसद ये नहीं है कि हम इस पे ज़्यादा ध्यान मत दें, और हमारा सिर्फ यही मोटिव है कि एआई मोड जो है इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो फिर यहाँ पर जो है लोगन ने इसको फिर से एक ट्वीट किया है, और यहाँ पे बोला है कि जस्ट टू क्लैरिफाई, वाज़न्ट सेइंग एआई मोड इज रिप्लेसिंग मेन सर्च। तो यही जो है हमारा वो डाउट था कि क्या ये मेन सर्च को ही रिप्लेस कर देगा। एज रोबी एंड आई टॉक्ड अबाउट द रिलीज नोट्स, एक्साइटिंग टू सी मोर एआई मोड रिस्पॉन्सिव एंड फंक्शनैलिटी कमिंग टू एआई ओवरव्यूज which you get from the main search box, and I personally love to see frontier AI capabilities coming to search। ठीक है, तो फिलहाल एक नया यूआरएल जरूर गूगल की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि google.com/ai है, जिससे आप डायरेक्टली जो एआई मोड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब गूगल पे जाके और फिर वहां पे एआई मोड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इस यूआरएल पे जाकर आप जो एआई मोड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एआई मोड की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती जा रही है, यानी कि एआई मोड अब गूगल इसको बढ़ाता जा रहा है। तो 180 कंट्रीज में ये इसको ऑलरेडी रोल आउट कर चुका है, जिसमें यूएस, यूके और इंडिया भी शामिल है। और सीधा आपने देख ही लिया कि आप google.com/ai पे जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन सीरियस क्वेश्चन ये है कि अगर ये डिफॉल्ट बन गया तो क्या होगा? देखिए, एसईओ इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज इससे आ सकता है। सर्च कंसोल में इसका डेटा वैसे ही नॉर्मल सर्च के साथ मिक्स हो जाता है, तो आगे जैसा हुआ तो ट्रैकिंग जो है और भी डिफिकल्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, यूजर्स को सिर्फ एआई जनरेटेड समरीज ही मिलेंगी, तो कौन वेबसाइट पे जाने वाला है? लेकिन सूनर और लेटर ऐसा लग रहा है जैसे एआई सर्च ही फ्यूचर होने वाला है। अभी हाल ही में गूगल ने कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया था, जिसमें उसने ये माना कि ओपन वेब जो है डिक्लाइन मोड में है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है। तो गूगल पे कुछ 1-2 केसेस चल रहे हैं, उसके बारे में हम अभी नहीं जाने वाले हैं। तो ये गूगल की तरफ से सबमिट किया गया वो डॉक्यूमेंट है, जिसमें गूगल ने ये बोला कि द फैक्ट इज दैट टुडे द ओपन वेब इज ऑलरेडी इन रैपिड डिक्लाइन। हालांकि पहले जो गूगल ने स्टेटमेंट दिया था उसमें ये बोला था कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है और ये चल रहा है और हम इसमें इसको रिवाइव ये रहेगा। बट अब जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि ये एक रैपिड डिक्लाइन मोड के अंदर है। यानी हमें शिकायत करने की बजाय जल्दी से जल्दी इसे अडेप्ट करना होगा। एसईओ खत्म नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस चेंज को इग्नोर करेंगे वो पीछे छूट जाएंगे। पर एसईओज तो एसईओज हैं, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। पर इस बार गूगल भी कंफ्यूज स्टेट में है कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि गूगल सर्च ही गूगल का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट था। तो फिलहाल एआई मोड डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा है, और गूगल का मकसद सिर्फ उसको इजीली एक्सेसिबल बनाना ही था। अब बात करते हैं गूगल के क्रक्स डैशबोर्ड डेप्रिसिएशन की। इसका मतलब ये है कि गूगल का एक्चुअली पहले एक क्रक्स का डैशबोर्ड हुआ करता था। मैं आपको यहाँ पर उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। क्रक्स का डैशबोर्ड बेसिकली क्रोम यूजर एक्सपीरियंस था, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें इतने क्रोम यूजर्स आ रहे हैं, उनको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसके लिए था। और अभी इसी साल गूगल ने क्रक्स विस नाम से एक अलग
टूल भी लॉन्च किया था। तो ये क्रक्सविस जो है हमने अपने न्यूज़ के एपिसोड्स में कवर भी किया था। तो अब क्या बेसिकली न्यूज़ क्या है, वो ये है कि ये जो क्रक्स डैशबोर्ड था जो ओल्ड था वो नवंबर 2025 में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? ये एक लुकर स्टूडियो बेस्ड डैशबोर्ड था जिसको ये टीम हैंडल कर रही थी, जो क्रोम यूजर एक्सपीरियंस रिपोर्ट हमें देता था। तो सपोज मैं ये यहाँ पर अगर मैं वेबसाइट एंटर करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर वेबसाइट एंटर की, तो यहाँ पर मुझे लुकर स्टूडियो, अब यहाँ पर देख रहे हैं लुकर स्टूडियो के ऊपर बेस्ड ही ये था। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से डेटा आ जाता था, यहाँ आ जाएगा। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी जब 2020 में कोर वेब वाइटल आया था, ठीक है? ये एक्सप्लोड हो गया। तो यूज़ ऑफ टूल्स दैट प्रोवाइड, क्योंकि ये बहुत आसानी से कोर वेब वाइटल का डेटा हमें देता था। बट ये जो था ना, इसमें प्रॉब्लम आती थी। ये क्या प्रॉब्लम आती थी कि सफर्ड फ्रीक्वेंट आउटेजेस। जब भी ये इस पे नया डेटा आता था सेकंड ट्यूसडे ऑफ द मंथ, तब इसके अंदर आउटेज होती थी। मतलब चलना एक तरह से आप कह सकते हैं सही तरह से नहीं चलता था। ऑलराइट, तो फिर क्रक्स एपीआई हिस्ट्री और क्रक्स विस लाया गया। और क्रक्स विस क्या है? ये तो क्रक्स डैशबोर्ड हो गया हमारे पास। तो क्रक्स विस जो है, हम इसको भी हमने यहाँ पर आई थिंक ओपन किया हुआ है, ये यहाँ पर ओपन किया है। तो यहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट का जो है यूआरएल एंटर करें, तो इस तरह से ये आपको डेटा दे देता है। इसका जो यूआरएल आप देख सकते हैं, cruxvis.withgoogle.com। पहले वाला जो था हमारे पास वो लुकर स्टूडियो बेस्ड था, इसीलिए उसके अंदर प्रॉब्लम बार बार आ रही थी। ऑलराइट, तो यहाँ पर गूगल का ये कहना है कि ये क्रक्स हिस्ट्री एपीआई पर ही बेस्ड है। ये 2024 में इन्होंने एज आवर फर्स्ट पार्टी वेब एप्लीकेशन बिल्ड ऑन दिस, पहले इन्होंने इस टाइम पे लॉन्च किया था। और जो लोग क्रक्स डैशबोर्ड ओल्ड वाले को यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, बट इन्होंने जो है ना एक क्रक्स कनेक्टर जो है उसको बंद करने का प्लान बना लिया है। तो कोई दूसरा तरीका जो है वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। बट अल्टीमेटली बात यही है कि जो क्रक्स डैशबोर्ड था, ओल्ड था, जो लुकर स्टूडियो पे बेस्ड था, वो बेसिकली बंद होने वाला है। और आप नई जो डिटेल है वो क्रक्स विस के अंदर देख सकते हैं। कोर वेब वाइटल का डेटा इसके अंदर आ जाता है। इसके ऊपर कभी डिटेल में बात करेंगे, इसको समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। तो कुछ टाइम पहले क्लाउडफ्लेयर ने पे पर क्रोल नाम का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें क्लाउडफ्लेयर का कहना था कि जो वेबसाइट्स क्लाउडफ्लेयर पर हैं वो उन वेबसाइट्स पर एआई क्रोलर को बाय डिफॉल्ट क्रोल नहीं करने देगा, और वेबसाइट्स उन एआई टूल से क्रोलिंग चार्ज भी ले सकती हैं। ये इनिशिएटिव कहाँ तक पहुंचा इसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट जरूर आई थी जिसमें कहा गया था कि इस अनाउंसमेंट के बाद क्लाउडफ्लेयर का जो शेयर का जो प्राइस है वो आसमान छूने लगा था, ठीक है। पर फिलहाल हमारा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है। अभी रेडिट, याहू, कोरा और मीडियम जैसी बड़ी कंपनियों ने एक नया स्टैंडर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है रियली सिंपल लाइसेंसिंग, यानी आरएसएल। आसान शब्दों में इसको समझा जाए तो आरएसएल वेबसाइट पब्लिशर्स को ये पावर देता है कि वो डिसाइड करें कि एआई कंपनियां उनके कंटेंट को कैसे यूज करें, चाहे वो सब्सक्रिप्शन मॉडल हो, पे पर क्रोल जैसा कि क्लाउडफ्लेयर ने बोला, या फिर पे पर इन्फरेंस, ठीक है। यानी कि जब भी एआई आपके कंटेंट से जवाब देता है तो उसके बदले में आपको पैसा मिले। यानी अब सिर्फ अलाउ या डिसअलाउ का खेल नहीं रहेगा, बल्कि पब्लिशर खुद ये डिसाइड करेंगे कि क्या कितना पैसा, मतलब किस किस सर्विस के लिए चार्ज करना है। इस मॉडल की जरूरत क्या है? देखिए, अब तक एआई मॉडल्स ने इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट से ट्रेनिंग ली, लेकिन पब्लिशर को उसका कोई भी फायदा नहीं मिला। कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स या न्यूज कॉर्प सीधे एआई फर्म से डील कर चुकी हैं, लेकिन आरएसएल का मकसद छोटी और बड़े पब्लिशर्स के लिए इस प्रोसेस को आसान और स्केलेबल बनाना है। तो मेरे हिसाब से गूगल को भी इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि चैट जीपीटी पहले इसके बारे में बात कर चुका है, लेकिन सभी शायद ऐसा कोई सिस्टम आने से पहले ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लेना चाहते हैं। अब आरएसएल काम कैसे करता है? देखिए, पब्लिशर्स अपने robot.txt या डाटा सेट्स में लाइसेंसिंग रूल्स जो है वो एम्बेड कर सकेंगे। एआई बोर्ड्स को इंडेक्सिंग या आर्काइविंग जैसे नॉन ट्रेनिंग काम के लिए वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन जो बोट्स ट्रेनिंग के लिए डेटा स्क्रैप करते हैं उन्हें आरएसएल की कंडीशन को मानना होगा। आरएसएल को बनाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने आरएसएस बनाया था,
तो मैं यहाँ पर हेड गवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रियली सिंपल सिंडिकेशन एक स्टैंडर्ड की, जिसे एकार्ट वोल्डर और डॉग लीड्स ने बनाया था। इसीलिए इसे इस तरह से माना जा रहा है कि ये इंटरनेट का एस्कैप मॉडल हो सकता है, जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री में रॉयल्टी मैनेज होती है उसी तरह से। लेकिन एआई कंपनियां ऐसी हैं जो किसी की नहीं सुनती, सिर्फ उन्हें छोड़कर जो उन्हें कोर्ट में खींच सकता है। तो ऐसे में वो robot.txt की तरह से RSL को भी इग्नोर कर सकती हैं। तो ऐसे में बिना किसी एनफोर्समेंट टैग के ये सिर्फ एक अच्छी सोच बनकर रह जाएगी। इसीलिए फास्टली जैसे पार्टनर्स एक गेटकीपर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो नॉन कंप्लायंट बोट्स को ही ब्लॉक कर दे, यानी कि जो उनकी बात नहीं मान रहा उसको ब्लॉक कर दे। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इंटरनेट पर कंटेंट का यूज करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। पब्लिशर्स को आखिरकार अपने कंटेंट के बदले रॉयल्टीज मिल सकती हैं और एआई कंपनियों को कंटेंट के लिए पैसा देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि एआई कंपनियां सच में आरएसएल जैसे सिस्टम को अडॉप्ट करेंगी या फिर ये एक सिंबॉलिक एफर्ट बनकर रह जाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।